हेलो फ्रेंड्स, बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं क्लास 10 का हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं लेकर फिर से आया हूं। कल की वीडियोस में मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को हल कराए थे। आज भी हम 2 से ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चंस हल कराएंगे आपको। तो दोस्तों, हम सारे क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में मीनार हो गया, सूर्य हो गया, खंभे हो गए, भवन हो गया, पहाड़ हो गया, पेड़ हो गया, आदि से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। जहाज हो गया समुद्र तल पर, ठीक है स्टूडेंट्स, हेलीकॉप्टर हो गया। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया गया, तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वैसा क्वेश्चन आपको ज़रूर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची है कि अगर उसकी माप समुद्र तल से ली जाए तो 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस। तो चलिए 75 मीटर ऊंची पहले लाइट हाउस बना लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमने मान लिया ये ए बी है, ए बी रेखा, इसे हम लोग नाम दे देते हैं, ये लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस हो गया, ए बी एक लाइट हाउस है। कितने मीटर ऊंचा है स्टूडेंट्स? 75 मीटर ऊंचा है। 75 मीटर लीजिए, 75 मीटर ऊंचा हो गया। उसके बाद देखिए, से देखने पर, इससे देखने पर मतलब कि शिखर से देखने पर, बोला शिखर से मतलब कि यहाँ से देखने पर स्टूडेंट्स। तो चलिए, यहाँ से देखने पर क्या होता है, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, कोई 2 जहाज हैं, एक नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। और अवनमन कोण कब बनता है दोस्तों? अवनमन कोण तब बनता है जब किसी मीनार के शिखर से नीचे की तरफ देखा जाए, किसी मीनार के शिखर से नीचे की तरफ देखा जाए, तब अवनमन कोण बनता है। और उन्नयन कोण कब बनता है? जब किसी निचले बिंदु से, नीचे स्थित किसी बिंदु से किसी मीनार, पहाड़ी या फिर शिखर पर देखा जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहा है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब हुआ ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो देखने पर 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो 2 जहाज हैं, माना एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है। क्यों दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। लाइट हाउस के एक ही ओर मतलब कि लाइट हाउस ये है, तो लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज हैं। अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, ना कि ऐसा नहीं है, ये गलती मत करना कि एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि दोनों जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर बनना है, तो यहाँ पर एक ही दिशा में बना लेते हैं। फिर कहता है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री, इनके जो अवनमन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो देखिएगा, ये हमारा अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया और ये हमारा अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं और ये अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री का, ये हो गया 45 डिग्री का। सही मायने में अवनमन कोण ऐसे बनता है दोस्तों, यहाँ पर अवनमन कोण को ऐसे दर्शा देते हैं, ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 45। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। और इस बिंदु को नाम दिया ए, इसे बी, इस बिंदु को नाम दे देते हैं सी और इस बिंदु को नाम दे देते हैं डी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। एक जहाज
दूसरे जहाज के ठीक पीछे, देखिए ठीक पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उन दोनों जहाज़ों के बीच की क्या दूरी, एक जहाज सी हो गया, दूसरा जहाज डी हो गया, तो ये जो दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों जहाज एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो मान लीजिए, माना दोनों जहाज एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर स्थित है, x मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए, हमने मान लिया कि दोनों जहाज x मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने मान लिया कि इनके बीच की दूरी x मीटर है। तो अब देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ABC बन रहा है, और अगर दूसरा त्रिभुज देखें तो ये वाली रेखा अगर हटा दी जाए, ये जो मिडिल में बन रही है, ये वाली 45 डिग्री का कोण जो बना रही है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABD बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम त्रिभुज ABC लेते तो हमारे पास इसका कुछ आधार नहीं दे रखे, कोई भी आधार नहीं है। तो मान लिया हमने बिंदु B से C की दूरी, y मीटर है। तो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इस दूरी को y मीटर की इक्वल। तो आप देखिएगा, एक बार त्रिभुज ABC ले लेंगे, ठीक है दोस्तों, एक बार त्रिभुज ABC ले लेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगी, y की जो वैल्यू निकलेगी, उसे समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरी बार में हम त्रिभुज ABD मतलब कि टोटल पूरा आधार ले लेंगे। तो पूरे आधार की जब बात करेंगे स्टूडेंट्स ABD, तो पूरे आधार का मतलब x प्लस वाई, ठीक है दोस्तों, x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले हम लोग त्रिभुज ABC की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC से क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिएगा tan थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, tan थीटा। तो tan थीटा किसकी बात हो रही है दोस्तों, देखिएगा त्रिभुज ABC की बात हो रही है। तब थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर हम 45 डिग्री रखेंगे, इज इक्वल टू लंब। तो लंब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे त्रिभुज का लंब, ये पूरा हो जाता है लंब। तो लंब कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 75 है, इसे 75 लिख लेते हैं। बाई आधार कितना है, y, इसका आधार y लिख लेते हैं। अब देखिएगा tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं याद है दोस्तों तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन आ भी रहा है तभी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा सिर्फ फार्मूले की वजह से। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर और फार्मूलों को याद कर लीजिए। बाई y हो जाएगा, फिर यहाँ पर y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो y जब यहाँ पर आएगा तो y का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो y1 जब y हो जाएगा इक्वल टू 75 मीटर। तो आप देख रहे होंगे कि y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y इज इक्वल टू कितनी आ गई है, 75 मीटर। चलिए y की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज पर, त्रिभुज ABD से। अब देखिए ABD से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD से यहाँ पर भी tan थीटा इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, लंब बटे आधार। अब देखिएगा दोस्तों हम क्यों लंब बटे आधार का ही फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा गिवन है। तो चलिए ठीक है, वो तो अच्छी बात है। उसके बाद लंब, तो लंब हमारे पास गिवन है और बटे आधार हमें निकालना है, इसीलिए हम लंब बटे आधार वाला फार्मूला लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कर्ण का कोई यूज नहीं है, तो कर्ण से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आता है। तो tan में हमारे लंब और आधार आता है स्टूडेंट्स, तो लंब और आधार लगा लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा tan थीटा, तो त्रिभुज ABD के लिए थीटा कितना है स्टूडेंट्स, 30 है।
तो 30 हो गया इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है, लंब इसके लिए भी 75 ही होगा बाई आधार बटे आधार में देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, y भी है और x भी है, मतलब कि x प्लस वाई हो जाएगी, तो ये x प्लस वाई हो गई। अब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। फार्मूला नहीं याद है तो प्लीज़ दोस्तों फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिए, इज इक्वल टू 75 बटे एक्स प्लस वाई। आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्या गुणा कर लेंगे, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, एक्स प्लस वाई यहाँ पर चली आएगी तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 75। अब देखिएगा √3 इधर बटे में था, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसे मान लेते हैं समीकरण 2 और यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए क्या होगा, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर 75, समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 75 है दोस्तों, तो y की जगह पर हम 75 रख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर 75/√3 है, यहाँ पर 75/√3 लिख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x को अगर यहीं पर रखे रहें और उधर उस पक्ष में हमारे पास 75/√3 है और 75 को भी उस तरफ लेकर जाए तो -75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, देखिएगा 75 यहाँ पर भी 75 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेते हैं 75, तो अंदर क्या बचेगा √3 -1 बच जाएगा क्योंकि 75 था, 75 बाहर हो गया तो √3 बचा, -75 था 75 बाहर हो गया तो यहाँ पर 1 बचा। x इज इक्वल टू इतनी आ गई दोस्तों वैल्यू 75/√3 -1। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी थी तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x हमने मानी थी x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 75/√3 -1। तो हम लिख देंगे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75/√3 -1 मीटर होगी, 75/√3 -1 मीटर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर से पूरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई बिंदु है जहाँ से एक 20 मीटर ऊंची मीनार, एक 20 मीटर ऊंची, सॉरी भवन है, मीनार नहीं है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन और भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। पहले 20 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। मीनार के तल, उस संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब कि जो संचार मीनार का तल है वहाँ से उन्नयन कोण उस बिंदु का 45 डिग्री है, तथा जो संचार मीनार का शिखर है वहाँ से उस बिंदु का कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं यहाँ पर फिगर बनाकर। देखिएगा भूमि के एक बिंदु से, माना भूमि का कोई ये बिंदु है, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ पर कोई एक भवन है और ये 20 मीटर ऊंचा भवन है दोस्तों, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक मीनार लगी हुई है। तो चलिए ये भवन का शिखर है और भवन पर एक मीनार है। ठीक है दोस्तों, तो भवन के ऊपर एक मीनार स्थित है, तो ये भवन का जो शिखर है वही मीनार का आधार होगा। भवन का शिखर ये मीनार का आधार होगा और मीनार का शिखर ये होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी बात। मीनार का आधार, तो जो भवन का शिखर है वही मीनार का आधार ये, और मीनार का शिखर ये होगा।
तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, हो गया। शिखर पर लगी एक संचार मीनार हो गई दोस्तों। तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो जो संचार मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री है उस बिंदु पर। तो ये लीजिए, ये उन्नयन कोण, यहाँ से देखने पर इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री, लिख लिया। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, तथा शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। अगर इस बिंदु से शिखर को देखा जाए तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो छोटा वाला कोण है 45 डिग्री है, लेकिन जो टोटल बड़ा वाला कोण है वो पूरा कोण ले रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब देखिए हम इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं। माना ये ए है, ये बी है, ये सी है तथा ये बिंदु डी हो गया। और इनकी बीच की दूरी को हम मान लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं पहले क्या दिया है। दिया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई BC माना हमने, BC इज इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं, माना, क्योंकि हमसे कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो हमने मान लिया दोस्तों कि मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को क्या नाम दे सकते हैं, AB इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि H मीटर ऊंचा है। तो ये लीजिए, H मीटर ऊंचा हमने मान लिया। अब देखिएगा, उस भवन के आधार से उस बिंदु की दूरी, और कौन सा बिंदु, जहां से उन्नयन कोण बन रहा है, उस बिंदु की दूरी बराबर x मीटर है। तो ये लीजिए, हमने इसे x मीटर मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिएगा, दो त्रिभुज बन रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अगर ये मिडिल वाली, ये लाइन ना हो मिडिल वाली, तो एक त्रिभुज एक त्रिभुज ACD बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ACD। और अगर इसे हटा दें देखिएगा, तो हमारा दूसरा त्रिभुज BCD बन रहा है। एक एक त्रिभुज लेते हैं दोस्तों। तो त्रिभुज ACD की पहले बात कर लेते हैं, त्रिभुज ACD से। तो ACD से अब देखिएगा, हमें लंब दिया है, तो पूरा लंब कितना हो गया। अगर हम ACD की बात करें तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई दोस्तों, थोड़ा सोच कर बताइए, पूरी दूरी कितनी हो गई। तो देखिएगा, ये 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी H मीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, C से A की दूरी 20 प्लस H मीटर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 20 प्लस H मीटर हो जाएगी। तो ACD से जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा लंब है और ये आधार है, तो tan के अंतर्गत ये दोनों आते हैं। tan थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, लंब बटे आधार। अब बताइए यहाँ पर tan थीटा, तो tan थीटा के प्लेस पर कितना है दोस्तों, थीटा के प्लेस पर देखिएगा, मैंने पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया है, इसका मतलब थीटा उस समय 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ACD मतलब ये टोटल कोण, तो टोटल बड़ा वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू लंब। तो लंब पूरी लंबाई 20 प्लस H हो जाएगी, मैंने पहले बता दी दोस्तों, बटे आधार x हो जाएगा। अब बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो याद कर लीजिए, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इज इक्वल टू 20 प्लस H बाई x है, लिख लिया हमने। अब देखिएगा, ये x यहाँ पर भेज देते हैं दूसरे पक्ष में, तो x √3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x √3 हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस H।
अब क्या हो जाएगा दोस्तों, x को यहीं पर रखो और अंडर रूट 3 को उधर भेज दीजिए, तो 20 प्लस एच बाई अंडर रूट 3, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं क्लोज। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, जब मैंने पहले बड़ा वाला त्रिभुज उठाया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना, तो छोटा वाला त्रिभुज उठा लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी से, त्रिभुज बी सी डी से, अब त्रिभुज बी सी डी से tan थीटा का ही फार्मूला लगाएंगे। तो बताइएगा दोस्तों, tan थीटा, थीटा इसके लिए कितना है 45 डिग्री, इक्वल टू लंब, तो इसके लिए लंब कितना है दोस्तों 20 मीटर, तो 20 बटे आधार, आधार इसके लिए भी x ही है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, इक्वल टू 20/x। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x इधर ले आए, x इंटू 1, x हो जाएगा इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 आ गई, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द्वितीय समीकरण यहाँ पर हमारा बना, पहला समीकरण हमारा यहाँ पर बना था। अब देखिएगा, अगर x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि अगर समीकरण 2 का मान हम 1 में रखते हैं तो हमारे लिए इजी पड़ जाएगा दोस्तों, नहीं तो अगर पहले वाले का मान दूसरे में रखेंगे तो हो सकता काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वही बात होगी। तो चलिए हम दूसरे का मान ही समीकरण पहले में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। में रखने पर क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा दोस्तों, ये लीजिए 20 हो गया, इज इक्वल टू 20 प्लस एच बाई अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अंडर रूट 3 इधर ले आए तो 20 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 20 प्लस एच लिखा है, 20 प्लस एच लिखा रहने दीजिए। अब देखिएगा, एच को वहीं पर रखा रहने दीजिए और 20 को इधर भेजिएगा, तो ये 20 अंडर रूट 3 है, 20 अंडर रूट 3 हो गया, और 20 इधर आया तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 देखिएगा दोनों में कॉमन है, तो 20 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा अंडर रूट 3 और माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, h हमारा आ गया 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, h इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर, और यही h वो है जो कि हमने यहाँ पर माना था ए बी। तो अतः जो मीनार है, मीनार को हमने ए बी नाम दिया था, ये देखिएगा, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर थी, तो हम कह सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। तो लिख लीजिएगा लास्ट में, मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने 3rd नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आंधी के कारण एक पेड़ टूटकर गिर जाता है तथा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु से दूरी, पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर भूमि को स्पर्श करता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना जिसमें पेड़ टूटकर गिर गया हो और पेड़ की लंबाई पूछे हो। तो ये वही क्वेश्चन है कि आंधी आती है और आंधी के कारण एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। आंधी आती है और आंधी के कारण एक पेड़ टूटकर गिर जाता है। तो चलिए दोस्तों पहले एक पेड़ खड़ा कर लेते हैं। देखिएगा, माना कि हमारा पेड़ रहा होगा, मान लिया हमने कि हमारा पेड़ था, और बड़ा बना देते हैं, बस इतना बड़ा पेड़ हो गया। अब देखिए, पेड़ टूटकर गिर जाता है। ये पेड़ क्या होता है, टूटकर गिर जाता है तथा पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है, पेड़ टूटकर गिरा है, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसका मतलब वो पेड़ पूरा नहीं गिरा है दोस्तों, वो पेड़ पूरा नहीं गिरा है, वो पेड़ आधा गिरा है या फिर किसी थोड़े ज़्यादा ऊपर से गिरा होगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे से गिरा होगा, आधा नहीं कह सकते, लेकिन ये पेड़ पूरा नहीं गिरा, इतना बोल सकते हैं। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है क्योंकि इसका शिखर जमीन को छू भी रहा है और 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो मान लिया वो पेड़ यहाँ से गिर गया दोस्तों,
मान लिया वो पेड़ यहाँ से गिर गया है, यहाँ से, तो यहाँ से गिरा और उसका जो शिखर है उसने ज़मीन को छू लिया, उसने ज़मीन को छू लिया। तो ये वाला जो शिखर था दोस्तों, ये वाला, ये कह सकते हैं आप पेड़, इसे पेड़ बोल सकते हैं। तो ये जो शिखर था ये उसने ज़मीन को यहाँ छू लिया, यहाँ पर उसने ज़मीन को यहाँ पर छू लिया। समझ में आ रही होगी बात दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ज़मीन को छू लिया और छूते ही वो 30 डिग्री कोण बनाता है पेड़ के आधार बिंदु से, मतलब कि पेड़ के जड़ से। तो पेड़ का जड़ यहाँ पर है, तो वो जो शीर्ष है उसका, वो पेड़ के जड़ से 30 डिग्री का कोण बनाता है, पेड़ के जड़ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए 30 डिग्री का कोण बना देते हैं। ये लीजिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ का शिखर भूमि को स्पर्श करता है, तो पेड़ का शिखर जहाँ पर भूमि को स्पर्श करता है, तो देखिए पेड़ का शिखर था, टूटा, नीचे गिरा, तो यहाँ पर भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो जहाँ पर भूमि को स्पर्श करता है उस बिंदु की जड़ से दूरी 8 मीटर, उस बिंदु की जड़ से दूरी, मतलब कि यहाँ से जो दूरी है वो दूरी 8 मीटर है। लिख लिया हमने कि वो दूरी 8 मीटर है, भूमि को स्पर्श करता है 8 मीटर है। पेड़ के आधार बिंदु से जहाँ पर वो भूमि को स्पर्श करता है पेड़ का शीर्ष, वो दूरी 8 मीटर है। तो मान लिया दोस्तों कि ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु हमारा बी है और ये बिंदु सी है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे आधार दे रखा है, लंब कुछ भी नहीं दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों, और हम पेड़ की ऊंचाई को मान लिया ये बिंदु सी है, मान लिया कि ये बिंदु सी है, तो हमें बी से लेकर सी तक की दूरी ज्ञात करनी है। क्यों माना बिंदु सी है? क्योंकि ये बिंदु सी देखिएगा, क्योंकि यही शीर्ष यहाँ पर गिरा है, तो वही वो दोनों सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ऐसा थोड़ी ना कि एक शीर्ष गिरा और दूसरा लग गया, वही शीर्ष है, सिर्फ हमने इसे कल्पना के लिए मान कर रखा है कि ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, और अब पेड़ गिर गया तो ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो इसे मान लेंगे। तो हमें बी से लेकर सी तक की दूरी निकालनी है। हमें दे क्या रखा है? दिया है जड़ से शिखर का, जहाँ पर भूमि को स्पर्श करता है शिखर, उसकी दूरी 8 मीटर है। तो BC बोल सकते हैं दोस्तों, BC इज इक्वल टू 8 मीटर। कोण दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने मान लिया दोस्तों, हमने मान लिया कि पेड़ जितने से गिरा है, जहाँ से गिरा है उसकी दूरी y मीटर है। मान लिया जहाँ से पेड़ गिर गया उसकी दूरी कितनी मान लेते हैं? y मीटर। तो मतलब कि ये y मीटर गिर गया, और जितना अभी खड़ा है, अभी जितना पेड़ खड़ा है उसकी दूरी कितनी है? x मीटर। मान लिया कि उसकी दूरी x मीटर हो गई। तो माना AB बराबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया, x मीटर, तथा AC बराबर हम क्या मान लेते हैं? AC बराबर y मीटर मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? पेड़ की ऊंचाई B से C कितनी रही है? BC थी, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? x प्लस y मीटर हो जाएगी दोस्तों। मतलब कि दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, जितनी x होगी जितनी y, मतलब कि टोटल दूरी में जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएगी, तो वही होगी पेड़ की टोटल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। अब देखिएगा ये हमारा y मीटर है, तो ये भाग तुम्हारा टूट कर गिर गया, ये भाग तुम्हारा टूट कर गिर गया। तो चलिए देखते हैं, जब ये भाग टूट कर गिरा तो मतलब ये वही भाग तो है ना दोस्तों, ये वही भाग तो है जो टूट कर गिर गया। तो वो y, तो ये भी y, ले लीजिए y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा त्रिभुज ABC से ही 2 बार वैल्यू निकालेंगे। त्रिभुज ABC, क्योंकि एक ही त्रिभुज बन रहा है, हर क्वेश्चन की तरह दो त्रिभुज तो बन नहीं रहे, इसमें त्रिभुज एक ही बन रहा है, और एक ही त्रिभुज से हम एक बार x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी बार y की वैल्यू निकालेंगे, और इस x और y की वैल्यू पेड़ की टोटल ऊंचाई में, कुल ऊंचाई में ऐड कर देंगे, तो वही हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिएगा त्रिभुज ABC से कैसे दोस्तों, कैसे हम 2 मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमारे पास एक बार क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो इससे यूज करेंगे लंब और आधार को।
तब हमारी एक वैल्यू निकल आएगी एक्स की। और दूसरी बात, जब हम कर्ण और आधार को यूज कर लेंगे, कर्ण और आधार को, तब हमारी वैल्यू निकल आएगी वाई की। तो एक्स और वाई को ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टोटल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज ABC से हम क्या कह सकते हैं, पहले मान लिया tan थीटा, पहले मान लिया हमने लंब और क्या ले लिया, आधार, पहले लंब और आधार ले लेते हैं। तो tan थीटा, तो थीटा कितना है दोस्तों 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है x बटे आधार, ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था हमने 1/√3 होती है दोस्तों, इज इक्वल टू x बाई 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर चला जाएगा, 8 को यहाँ पर भेज दीजिए तो क्या होगा 8 और बाई √3 इज इक्वल टू x। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी निकली, x की वैल्यू निकली 8/√3 मीटर, 8/√3 मीटर। ये x मीटर जो है ये 8/√3 मीटर की ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई का है। अब देखिएगा त्रिभुज ABC से पुनः त्रिभुज ABC से अब क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम दोबारा त्रिभुज ABC लेते हैं, तो जिसमें कर्ण और आधार दोनों आते हो वही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। जिसमें कर्ण और आधार आते हो तो कर्ण और आधार आने वाली कौन सी वैल्यू हो सकती है दोस्तों, जिसमें कर्ण और आधार आ जाए तो क्या बोल सकते हैं, cos थीटा ले लेते हैं। cos थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, तो cos थीटा ले लेते हैं दोस्तों। तो cos थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है, सॉरी आधार कितना है दोस्तों 8, और फिर बटे कर्ण, कर्ण कितना है y। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है दोस्तों, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, √3/2 इज इक्वल टू 8/y हो जाएगा दोस्तों ये। अब देखिएगा हम क्या बोल सकते हैं, y√3, क्योंकि y को यहाँ पर भेज दिया तो यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया, 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 8 जा 16, मतलब कि 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 16/√3। तो दोस्तों देखिएगा x की वैल्यू हमारी आ गई 8/√3, 8/√3, और y की वैल्यू आ गई हमारी 16/√3। देखिए x इज इक्वल टू 8/√3, y इज इक्वल टू 16/√3। अब क्या करेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई को क्या बोला था हमने, x प्लस वाई बोला था। x कितना है दोस्तों 8/√3 आ गया, प्लस y कितना है दोस्तों 16/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिएगा √3 दोनों में क्या है, हर समान है, ऊपर क्या है 8 + 16 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 16 24 हो जाएगा, 24/√3। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्तों इतना आंसर नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगी। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऊपर √3 से गुणा करिए और नीचे भी √3 से गुणा करिए, तो ऊपर 24/√3 हो जाएगा, और दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा √3 के जब भी मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। अब ये देखिएगा दोस्तों 3 8 जा 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और √3 हमारा शेष रह जाएगा। तो मतलब कि पेड़ की जो ऊंचाई है 8/√3 मीटर है। तो अतः पेड़ की ऊंचाई को हम बोल सकते हैं दोस्तों कितना ऊंचा पेड़ था, 8/√3 मीटर ऊंचा पेड़ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने आपको 3 क्वेश्चन हल कराए, और जो कि तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कराऊंगा दोस्तों, हर टाइप का क्वेश्चन हल करा दूंगा। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।